हेलो गाइस एंड वेलकम टू केटी एकेडमी। मेरा नाम है तेजवीर और आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 11th के चैप्टर 6 जिसका नाम है जुडिशियरी न्यायपालिका सिखाने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। आइए आज बात करते हैं सरकार के वो तीसरे अंक की जिसे बोलते हैं न्यायपालिका, क्योंकि लास्ट 2 वीडियोस में हमने इसके 2 अंग जिसका नाम था कार्यपालिका और विधायिका ये कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो जरूर जाना उन वीडियो को पहले वो देखना, क्योंकि ये चैप्टर उनसे लिंक्ड है। तो बात करें न्यायपालिका की, तो ये अंग इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो कानून है उनको सुरक्षा देना। द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट विच सेफगार्ड द लॉ इज नोन एज जुडिशियरी। आगे बात करें, एक आता है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जिसे बोलते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। इससे पहले बताता हूं जुडिशियरी में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है। जुडिशियरी में याद रखना, जितने भी कोर्ट्स हैं वो इसमें आते हैं, जितने भी जजेस हैं वो इसमें आते हैं, और जितने भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं वो हम जुडिशियरी में इंक्लूड करते हैं। अगला टॉपिक बात करें जिसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका मतलब क्या है कि वो जो जजेस हैं, जो न्यायपालिका में जजेस हैं, वो न्यायाधीश हैं, वो स्वतंत्र रूप से फैसले कैसे ले सकते हैं। पहली चीज याद रखना, अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, कार्यपालिका और विधायिका अगर इसके काम में दखलंदाजी ना करें, इंटरफेयर ना करें, तो कोई भी जज जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगा। दूसरी चीज, अगर गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट इनके काम में दखलंदाजी ना करें, इंटरफेयर ना करें, तो जो न्यायाधीश हैं, जजेस हैं, वो इंडिपेंडेंटली फैसले ले पाएंगे। तीसरा इसका जो मेन है वो है कि जो जजेस हैं वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन या फेयरलेसली होकर काम करें, तो हर किसी को जस्टिस मिल पाएगा या न्याय मिल पाएगा। तो ये 3 प्रोविजंस थे जिससे जो जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगी। वेरे सेकंड चीज की बात करें जिसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस व्हिच मेक जुडिशियरी इंडिपेंडेंट, कि संविधान के कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो कि एक न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाए। याद रखना, कुछ प्रोविजंस जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके क्लास में आ सकता है, तो इसको याद करके जरूर जाना। पहला बात करें, लेजिस्लेचर विल नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ जजेस, कि अगर जजेस के इलेक्शन हो रहे हैं, न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, तो जो लेजिस्लेचर है, विधायिका है, वो इसके चुनाव में भाग नहीं लेगी। दूसरी चीज क्या है, जजेस शुड बी एक्सपर्ट ऑफ लॉ और एडवोकेसी, कि जो न्यायाधीश हैं वो विशेषज्ञ होने चाहिए कानून के, उनको कानून के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। तीसरा है, पॉलिटिकल ओपिनियन शुड नॉट बी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है या कौन सी राजनीतिक विचारधारा को मानता है, वो इससे क्वालिफाई नहीं करेगा कि भाई वो जज होने के लायक है या नहीं। फोर्थ है, टेन्योर ऑफ जजेस आर फिक्स्ड, जो कार्यकाल होता है न्यायाधीश का, जो टेन्योर होता है जजेस का, वो फिक्स होता है। किसी में 62 ईयर्स है तो किसी में 65 ईयर्स है, कोई भी उसे रिड्यूस नहीं कर सकता। फिफ्थ यही बोलता है, टेन्योर ऑफ जजेस कैन नॉट बी रिड्यूस, जो टेन्योर है, कार्यकाल है जजेस का, न्यायाधीश का, उससे रिड्यूस नहीं किया जा सकता। सिक्स्थ की बात करें, रिमूवल प्रोसीजर ऑफ जजेस आर टफ इन द आर डिफिकल्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिमूवल प्रोसेस है जजेस का, न्यायाधीश का, वो थोड़ा सा ट्रिकी बनाया गया, डिफिकल्ट बनाया गया, जिससे कि जो हर एक न्यायाधीश है या फिर हर एक जज है वो इंडिपेंडेंटली फेयरलेसली होके काम कर सके, फैसले ले सके। जुडिशियरी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर टू गवर्नमेंट फाइनेंशियली, जो जुडिशियरी है वो ना तो एग्जीक्यूटिव पे और ना ही लेजिस्लेचर पे वित्तीय रूप से निर्भर है। इसका मतलब क्या है कि जो सैलरीज हैं, जो जजेस की सैलरीज हैं और जो कोर्ट का मेंटेनेंस खर्चा है, वो ना तो एग्जीक्यूटिव बेचती है और ना ही लेजिस्लेचर। उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया जिसे बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI, जो कि इसका पूरा खर्चा उठाती है। लास्ट पॉइंट की बात करें, पर्सनल क्रिटिसिज्म कैन नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ जजेस, कि अगर मान लो कोई भी न्यायाधीश ने फैसला लिया तो उस पर कोई व्यक्तिगत आलोचना नहीं हो सकती। अगर किसी ने व्यक्तिगत आलोचना की, पर्सनल क्रिटिसिज्म किया, उस डिसीजन को गलत बताया या फिर उस पर कोई ऐसा व्यंग कर दिया जिससे कि क्या है, जो कोर्ट की एक तरीके से रेपुटेशन है वो नीचे जाती है, तो उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिल सकती है। इससे क्या होगा, इन प्रोविजन से संविधान ने जो जुडिशियरी है, न्यायपालिका, उसे थोड़ा सा मजबूत किया है, स्ट्रॉन्ग बनाया है, जिससे कि जो जजेस हैं इंडिपेंडेंटली काम कर पाए। अगला बात करें, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, न्यायाधीश की नियुक्ति। इसमें क्या है कि पहले क्या होता था, सबसे पहले बता देता हूँ, जो टॉप मोस्ट जज होते हैं इंडिया में, जो टॉप मोस्ट जज है उनकी जो पोस्ट का नाम है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश।
सबसे पहले तो आपका ये होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अभी में करंट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है। बात करें तो जो टॉप मोस्ट जज की पोस्ट है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इनकी नियुक्ति कैसे होती थी? इनकी नियुक्ति होती है जो सुप्रीम कोर्ट है, अभी बताऊंगा कोर्ट्स के बारे में आपको आगे। जो सुप्रीम कोर्ट है, याद रखना टॉप मोस्ट कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट जिसे बोलते हैं, तो उसमें जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, सबसे वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं, उन्हीं को हम क्या बना देते हैं, उन्हीं को संविधान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर देते हैं। बात करें क्या होता था कि बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बता दिया, उसके बाद जो अन्य जजेस होते थे, अन्य जो न्यायाधीश होते थे, उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती थी कि प्रेसिडेंट जो होते थे, प्रेसिडेंट जजेस की एक लिस्ट प्रिपेयर करते थे और जो लिस्ट होती थी वो किसको दे दी जाती थी, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दे दी जाती थी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसका क्या करते थे, उन जजेस को अपॉइंट कर दिया करते थे। तो इसमें देखा गया कि भाई बहुत मेल प्रैक्टिसेस का यूज किया जा रहा है, जो जजेस हैं उनका फेयर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फेयर अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। फिर बाद में क्या होता है, एक प्रिंसिपल आता है जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजियलिटी का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि मैंने बताया अभी जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस चल रहा था उसमें थोड़ी सी मेल प्रैक्टिसेस यूज हो रही थी, जिसके कारण इसमें रिफॉर्म्स आते हैं और फिर ये बोला जाता है कि अब जो अपॉइंटमेंट होगी अन्य न्यायाधीश की वो कैसे होगी कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे प्लस जो अदर 4 जजेस हैं, सीनियर मोस्ट जजेस, अन्य वरिष्ठतम 4 जो न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो चीफ जस्टिस के साथ बैठ के टोटल 5 जजेस होंगे, उनकी बेंच बैठ के डिसाइड करेगी कि अदर जजेस कौन कौन से हो सकते हैं और वो एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे और वो किसको सबमिट कर देंगे, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट कर देंगे। तो थोड़ा सा जो प्रोसेस है इसमें रिवर्स कर दिया गया है। पहले कहता सिर्फ प्रेसिडेंट के पास चॉइस थी, वो लिस्ट प्रिपेयर करते थे कि ये जज बन सकते हैं और वो लिस्ट किसको जाती थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। वेरेस अब क्या कर दिया है, अब प्रोसेस थोड़ा सा चेंज कर दिया जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके साथ 4 अदर जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो डिसाइड करते हैं और वो लिस्ट भेजते हैं किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजियलिटी। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा, इसमें क्या हुआ, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाला बताया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कैसे किया जाता है। उसमें बताया था कि जो जज सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया घोषित कर दिया जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है। लेकिन जो ये रूल है 2 बार ब्रेक हुआ है, 1973 में और 1975 में। याद रखना कि 3 जजेस थे सीनियर, कौन कौन से थे, जस्टिस JM शेलत, जस्टिस KS हेगड़े और जस्टिस AN ग्रोवर। ये 3 जजेस थे जो सीनियर मोस्ट थे, लेकिन इनको सुपरसीड करके किसको बनाया गया, इनको सुपरसीड करके 1973 में AN रॉय को बनाया गया। बात करें अगला 1975 में क्या हुआ था कि जस्टिस HR खन्ना जो थे वो सीनियर मोस्ट थे, वेरेस इनको सुपरसीड करके MH बेग को 1975 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। तो ये 2 बार रूल ब्रेक हो चुका है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर में आता है तो याद करके जरूर जाना। आगे बात करें रिमूवल ऑफ जजेस, न्यायाधीश का निष्कासन। अगर मान लो जजेस को हटाना हो तो उसका प्रोसेस क्या हो सकता है। याद रखना मैंने बताया था इनिशियली जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान ने अपने प्रावधान में इनका जो रिमूवल प्रोसेस है थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया है। क्यों? जिससे कि क्या है, इंडिपेंडेंटली काम कर सके, फैसले ले सके। तो क्या होता है, इनका जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है जैसे राष्ट्रपति को हटाते हैं। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का प्रयोग होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो सेम प्रोसेस से जजेस जो होते हैं उनको हटाया जाता है और इनकी प्रोसीडिंग पार्लियामेंट में चलती है। और पार्लियामेंट में जो बेसिस है वो कौन सा बेस होना चाहिए, आधार कौन सा होना चाहिए, वो है मिसबिहेवियर, कदाचार। अगर इन्होंने मिसबिहेव किया है किसी भी जज ने तो उस बेस पे इनको हटाया जा सकता है और इसके लिए एक मेजोरिटी चाहिए होती है जिसे बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। और अगर आपको पता नहीं है कि मेजोरिटी किसे कहते हैं, कितने टाइप की होती है, तो वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से जो मेजोरिटी वाला कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये था रिमूवल ऑफ जजेस वाला कॉन्सेप्ट। चलिए अब बात करते हैं जो हमारा न्यायपालिका है, जो जुडिशियरी है, उसकी संरचना कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो बात करें उसका जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिड है, पिरामिड शेप में है। कैसे? बात करें हमारे जो मेजर टाइप ऑफ कोर्ट है वो 4 टाइप्स के कोर्ट होते हैं। पहला है सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे टॉप लेवल कोर्ट होते हैं, जो हमारे भारत में जो सबसे टॉप लेवल कोर्ट है उसे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। उनके नीचे जो अदालत आती है
कोर्ट आते हैं वो है हाई कोर्ट, जिसे बोलते हैं उच्च न्यायालय। उसके नीचे बात करें आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे बोलते हैं जिला न्यायालय। और लास्ट में जो सबसे बॉटम पे आते हैं वो है सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसे बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। आइए डिटेल में जानते हैं कि इनके फंक्शन क्या होते हैं और हमारे देश में कितने पाए जाते हैं। बात करें सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की, तो हमारे पूरे देश में, पूरे भारत के लिए एक सुप्रीम कोर्ट है। और जजेस की बात करें, इसमें टोटल 34 जजेस होते हैं, 34 न्यायाधीश होते हैं। लेकिन अभी करंटली क्या है, 3 पोस्ट वेकेंट है, इसलिए करंटली प्रेजेंट में 31 जजेस हैं, 31 जज है। हाईएस्ट पोस्ट की बात करें कि सबसे जो हाई लेवल की पोस्ट होती है सुप्रीम कोर्ट में वो कौन सी है, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और लोकेशन की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है, तो बात करें पहले कलकत्ता में हुआ करता था, फिर बाद में कलकत्ता में हुआ करता, फिर बाद में इसको न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि न्यू दिल्ली हमारी कैपिटल ऑफ इंडिया है, इसलिए से यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया था। फिर इस हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट हमारे 25 है। ये क्या होता है, हाई कोर्ट हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होता है, वेर इस हमारे पास स्टेट 28 है, हाई कोर्ट सिर्फ 25। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बताया है, ये सुनिश्चित किया है कि अगर कोई भी 2 स्टेट अपना एक हाई कोर्ट लेना चाहे वो ले सकते हैं, ये चॉइस है। तो इसलिए क्या है, हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स हैं। और बात करें जिन्हें उच्च न्यायालय बोलते हैं, उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे बोलते हैं जिला न्यायालय। ये क्या है, हर एक जिले के लिए एक कोर्ट होते हैं। जैसे दिल्ली में 11 जिले हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि दिल्ली में कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होने चाहिए। उसके बाद बात करें सबऑर्डिनेट कोर्ट की, जिसे बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। ये सबसे बॉटम का कोर्ट होते हैं और ये डिसाइड करता है कि जब पहली बार केस जाता है, केस डिसाइड करते हैं कि ये क्रिमिनल केस है या सिविल केस, जिसे बोलते हैं फौजदारी या दीवानी। अगर मान लो कि किसी ने लॉ को ब्रेक किया है, कानून को तोड़ा है, तो उसे बोलते हैं फौजदारी मामले या फिर क्रिमिनल केस। वेयर एज अगर किसी 2 पार्टी के बीच में झड़प हो जाती है, स्कर्मिश हो जाती है, तो उन केसेस को बोलते हैं दीवानी केसेस या फिर सिविल केस। और बात करें सुप्रीम कोर्ट की, याद रखना सुप्रीम कोर्ट के कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजंस होंगे सारे कोर्ट को मानने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट के जजेस का या फिर उससे नीचे वाले जजेस का तबादला कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं, किसी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट में कोई भी केस चल रहा हो, मुकदमा चल रहा हो, वो उसे अपने पास मंगा सकते हैं। सेम प्रोसेस नीचे रिपीट होता है कि हाई कोर्ट अपने से नीचे वाले को कंट्रोल करते हैं, नीचे वाले जजेस को देख सकती है, उनसे केसेस जो है अपने पास मंगवा सकते हैं। वेर एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नीचे वाले को, और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसके पास यही पावर होती है कि भाई वो केस डिसाइड करें कि केस क्रिमिनल है या फिर सिविल। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी कि भारत की न्यायपालिका की जो संरचना है वो किस प्रकार है। अब बात करते हैं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। ये वो एरियाज होते हैं, ये वो क्षेत्र होते हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिपेंडेंटली फैसले ले सकती है। बात करें वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जिसे बोलते हैं मौलिक क्षेत्राधिकार। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी 2 स्टेट के बीच में या स्टेट और सेंटर के बीच में लड़ाई हो जाती है, सीमा को लेके, पानी को लेके, बाउंड्री को लेके और वाटर को लेके, तो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन मसलों का या फिर उन जो मुद्दे होते हैं उनका फैसला करती है। वेयर एज अपीलेट जो है दूसरा ज्यूरिसडिक्शन है, जिसे बोलते हैं अपीली क्षेत्राधिकार। इसमें क्या होता है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं, जैसे हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, अगर किसी ने जो हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसले सुनाए गए उसके तहत उनके फैसलों से संतुष्ट नहीं है और वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, तो उनकी क्या कहते हैं, उन केसेस की सुनवाई कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। अगला है एडवाइजरी, जिसे बोलते हैं सलाहकारी। इसमें क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को किसी भी लॉ रिलेटेड मैटर्स में एडवाइस कर सकते हैं या सलाह दे सकता है। फिर इस बात करें रिट की, रिट तो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में भी बताया था, लेकिन दोबारा रिपीट करता हूँ। रिट क्या होता है, अगर हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी जो रिट्स हैं उसे इशू करते हैं, और रिट्स 5 टाइप्स की होती हैं, उन्हें इशू करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षा मिलती है। ये थे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
आगे बात करें जुडिशियल एक्टिविज्म, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसे बोलते हैं सक्रिय न्यायपालिका। जो न्यायपालिका है, जो अदालत है, उसने सक्रिय रूप से भाग लेना कैसे शुरू किया कि जो न्यायपालिका है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कैसे कर रही है और जो हमें न्याय है वो तेजी से कैसे मिल पा रहा है। बात करें इसके दो प्रोविजन है, एक तो SAL जिसे बोलते हैं सोशल एक्शन लिटिगेशन, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरा है PIL, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हिंदी में इसे बोलते हैं जनहित याचिका। इसमें क्या होता है कि अगर कोई असहाय व्यक्ति है, असमर्थ व्यक्ति है, जो कि कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकता, तो उसके बिहाफ से उसके रिलेटिव या फिर कोई भी एडवोकेट या फिर एडवोकेट कोर्ट में लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं, याचिका दर्ज करवा सकते हैं, जिसे बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर जनहित याचिका। इसके अपने कुछ फायदे और अपने नुकसान हैं। फायदे और नुकसान की बात करें तो याद रखना, कुछ फायदों की बात करते हैं। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, कि पहला फायदा जनहित याचिका का ये है कि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो, असमर्थ हो, सबको न्याय मिलना शुरू हो गया। दूसरा जुडिशियल एक्टिविज्म, इससे जो जुडिशियरी है वो एक्टिव हो गई है, सक्रिय रूप से पार्ट ले रही है डे टू डे लाइफ में। तीसरा कॉस्ट इफेक्टिव है, कि जो पहले एक केस करने में पैसे लग जाते, ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, लेकिन अब क्या है कि भाई कम खर्चे में हम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और अपना केस लड़ सकते हैं। सेकंड लास्ट है मेड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। जनहित याचिका की मदद से हमने एग्जीक्यूटिव को, कार्यपालिका को क्या बना दिया है, जवाबदेह बना दिया है। जैसे कि हवा दूषित हो जाती है तो लिटिगेशन फाइल हो जाती है, अगर पानी दूषित आ रहा है तो लिटिगेशन फाइल हो जाती है। इससे जो मिनिस्टर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उनके सिटीजन्स को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले और फ्रेश एयर मिले। बात करें सोशल चेंज एंड करियर, इससे क्या हो गया, समाज में एक तरीके से रेवोल्यूशन आ गया, क्रांति आ गई। इसके कारण क्या है कि जो केसेस आते हैं वो मिनिमम टाइम में कोशिश की जाती है कि वो सोल्व हो जाए, और इससे क्या है सोसाइटी में सबको न्याय मिल पाता है। बात करें नेगेटिव एस्पेक्ट की, जिसे बोलते हैं जनहित याचिका के नुकसान, इसकी बात करें, पहला है मिसयूज ऑफ PIL, की जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है उसका आजकल मिसयूज किया जा रहा है बहुत सारे NGOs द्वारा। वो गलत प्रयोग कैसे कर रहे हैं कि हर एक मैटर को वो कोर्ट में ले जाते हैं। सेकंड है जुडिशियल ओवररीच, इससे क्या हो गया, जुडिशियरी जो है उसने अपनी पावर को बूस्ट कर लिया है, और इससे क्या हो गया है, जो तीनों का जुरिस्डिक्शन है, क्षेत्र अधिकार है, वो धुंधला हो गया है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, ये देखा गया कि जुडिशियरी जो है लेजिस्लेचर का भी काम कर रही है, जुडिशियरी जो है एग्जीक्यूटिव का भी काम कर रही है। इसके कारण क्या होता है, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, जिसे बोलते हैं विवाद, अराइज हो गया है। अगला बात करें बर्डन ऑन जुडिशियरी, इसमें इसका मतलब है कि जुडिशियरी पे ओवर बर्डन हो गया है, कि ज्यादा बोझ आ गया है। जो केसेस हैं धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो निपटारा है वो रिड्यूस होते जा रहा है, कि निपटारा हो नहीं पा रहा है, लेकिन जो केसेस हैं धीरे धीरे डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। अगला बात करें, इसमें लास्ट है लैक ऑफ एक्सपर्टाइज, कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें एक्सपर्ट्स की सलाह जरूरी है, वेरेस जो जुडिशियरी है वो एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म नहीं कर पा रही है, जिसके कारण जो केसेस हैं वो बहुत सालों से पेंडिंग है। तो ये था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके प्रोज एंड कॉन्स। चलिए अब बात करते हैं जुडिशियरी एंड राइट्स, मतलब न्यायपालिका के पास कौन कौन से अधिकार हैं। याद रखना, न्यायपालिका के पास ये पावर है कि वो रिट्स को इशू कर सकती है। मैंने अभी लास्ट टाइम बताया था कि जो रिट्स होती हैं वो हमारे मौलिक अधिकार को सेफगार्ड करने के लिए इशू की जाती हैं, और इसका काम कौन करता है, ये इशू कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकते हैं। वेरेज सेकंड है आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 जिसे बोलते हैं अनुच्छेद 13, ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी एक नया जो कानून बना है वो संविधान का उल्लंघन करता है, तो क्या होता है कि अगर संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन होता है उस कानून से, तो जुडिशियरी के पास ये पावर है कि उस लॉ को, उस कानून को गैर संवैधानिक मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके उसे रिवोक कर सकती है, हटा सकती है। ये बोलता है आर्टिकल 13। अगला है जुडिशियरी एंड पार्लियामेंट, जिसे बोलते हैं न्यायपालिका और संसद। क्या हुआ, 1973 का टाइम था जब एक फेमस केस आता है जिसका नाम है केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती मुकदमा बनाम केरल राज्य। तो इसमें यह कंक्लूजन निकाला गया था कि संविधान सहित, संविधान हो चाहे न्यायपालिका हो, कोई भी संविधान का जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे चेंज नहीं कर सकता। और अगर आपको जानना है कि केशवानंद भारती केस
क्या है, तो हमारी कुछ दिनों में वीडियो आने वाली है इसके ऊपर, तो वो वीडियो देखना मत भूलना। तो ये था चैप्टर जुडिशरी। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।